धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम तो बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, इसके अलावा सीरिया, रूस, रशिया और यूक्रेन, तमाम अमेरिका, यूएसए, जो जो शब्द आप उन्हें बोलना चाहें उनकी। लेकिन आप लोगों को भी इसका खूब इंतजार रहता है, क्योंकि आप लोगों के जो रिएक्शन है वो इस बात की गवाही देते हैं। जिस दिन लोग हम इस डिबेट को नहीं कर पाते हैं, आप लोग दूसरे मेरे बुलेटिन में आकर कमेंट्स करने लग जाते हैं, कहां है केके जी, आज उनका इंटरव्यू नहीं किया क्या। तो इन तमाम चीजों पर फिर से एक बार उनसे बात करेंगे। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यानी कृष्णकांत जी, केके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत मैं करना चाहता हूं भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर। पंजाब बंद है सर आज, बिहार बंद है आज। पंजाब को किसानों ने बंद किया है, तो बिहार छात्र संगठनों ने बंद बुलाया है। दोनों घटनाक्रमों को आप हमेशा कहते हैं छात्र, मजदूर, किसान, ये सब एक हो जाओ। एक होता हो तो कोई दिख नहीं रहा है। वहां पे छात्र अलग कर रहे हैं, यहां पे किसान अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। जहां तक बिहार की बात है, वहां पे बीपीएससी के एग्जाम में जो भी गड़बड़ हुआ, प्रश्न बनाने से लेकर लीक होने तक, एग्जामिनेशन में धांधली होने पर, उसके खिलाफ छात्र लड़ रहे हैं। 700 पर एफआईआर कर दिया गया। प्रशांत किशोर, जब लाठीचार्ज शुरू हुआ, हमारे लोक पक्ष के साथियों ने जो पटना में, उन्होंने कहा कि ये पहले इंसान थे संभवतः जो भाग खड़े वहां से, और बाद में कह रहे हैं कि 10,000 छात्र मेरे साथ हैं। यानी अपनी राजनीति चमकाने की हर कोशिश कर रहे हैं। कभी भाजपा के आइडियोलॉग बने थे, कभी बीजेपी के साथ के बाद से ये जेडीयू के बने, कभी कांग्रेस की बनने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी के बने। यह पूरी तरह से कोशिश है कि किसी तरह से एमएलए एमपी बने, मुख्यमंत्री बन जाए, वगैरह वगैरह। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। इन पर कतई भी विश्वास नहीं करना चाहिए और कोई भी इनको साथ नहीं आना चाहिए, भले कितनी अच्छी बातें बोले। और छात्रों पर डंडा के साथ वाटर कैनन किया गया है। मैंने वीडियो देखा जो टीवी में आ रहा है, बड़ी ही बेरहमी से उनको मारा जा रहा है। इस ठंडे में पानी किया जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उनका मांग है कि परीक्षा फिर से जांच, मतलब उसमें जो गड़बड़ी उसकी जांच की जाए और नए ढंग से एग्जाम करवाया जाए। यह इसमें क्यों नहीं करवाया जा रहा है, स्पष्ट है कि कुछ खास लोगों को जो बनाने की कोशिश थी कि वही चुनाव, वही एग्जाम में कंपटीशन में आगे हैं, उनको फिर से ना देना पड़े, कष्ट ना हो। और पंजाब के आने से पहले मैं बता दूं कि आपने जो प्रश्न उठाया कि जो छात्रों का विद्रोह और किसानों का विद्रोह हो रहा है, तो ये छात्रों, बेरोजगारों का जो विद्रोह है, धरना प्रदर्शन, वो अपनी नौकरी के लिए, आर्थिक परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, जो इनका बहुत बुरा हाल है। बिहार में तो और भी बुरा हाल है पूरे देश की तुलना में कर ले तो। और नीतीश कुमार ने जो भी नौकरी की बात थी वो अभी तकरीबन खत्म कर दी, उसकी चर्चा ही नहीं करते। शिक्षकों का वही हालत है, वह एक तरह से कहें तो भाड़े पे आते हैं, डेली वेजेस पे आ रहे हैं। होम गार्ड्स वगैरह की वही हालत है। किसानों का भी वहां बुरा हालत है। और जब मैं कहता हूं कि वर्ग संघर्ष का क्या मतलब है? छात्र अपने सीमित मांग कर रहे हैं, महिलाएं लड़ रही हैं वहां पे दूसरे तरीकों से, कांस्टेबल वगैरह लोअर लेवल पे हैं, भले ही आजकल सड़क पे ना है, वह भी लड़ रहे हैं। और बाकी जो सड़कों पे चलने वाले इंसान हैं, जो दबे जा रहे हैं महंगाई के कारण और ना खरीद सकने के कारण, उस पर से पुलिस का अत्याचार अलग से है हर जगह, घूसखोरी भयानक रूप से है, कहीं भी किसी मामले में फंस गए तो कहीं से भी न्याय की आशा की नहीं है, किरण तक नहीं है। वहां पे लोग खड़े होते हैं, लेकिन खड़ा होकर मांग इनका है कि हमें रोजगार दो, फिर से एग्जाम करवाओ, छात्र जो शिक्षक है उनकी पूर्ण बहाली की इस्तेमाल करो। कहीं से भी व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं है। लेनिन ने कहा है कि छात्र, मजदूर, किसान, खासकर वर्किंग क्लास, सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर, वह आंदोलन करते हैं, बड़ी जबरदस्त आंदोलन करते हैं, बड़ी जबरदस्त लड़ने मरने को तैयार होते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक मांग या सामाजिक कुछ मांग है, जैसे बिहार में या गुजरात में होता है, आप जाति आधार पे उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि दलित ने मूछें क्यों रखी, घोड़ा पे क्यों चला, तो विद्रोह करते हैं। लेकिन एक परिवर्तन की बात उनके दिमाग नहीं आता, यह बाहर से इंजेक्ट करना पड़ेगा जो काम क्रांतिकारियों का है। वह चीज बिहार में नहीं हो रहा। प्रशांत कुमार जैसे लोग इसको लेके जाने के लिए, बाकी सब कर रहे हैं। अब आप इस पे कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, तो मैं पंजाब पे आता हूं। ठीक है, मेरा सवाल मैं पंजाब को साथ जोड़ के कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बीमारी है ईवीएम।
अरे छात्र अलग से आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, एग्जाम रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, किसान अपना एमएसपी मांग रहे हैं, सब चीजें छोड़ो, ईवीएम की बैंड बजा डालो, और जब ईवीएम के दम पर बनने वाली सरकार ही नहीं रहेगी तो वो जनता के सामने 2 मिनट में झुकेगी। आप क्या कहते हैं? ईवीएम पे आता हूं, लेकिन पंजाब में इतना ही कह दूं कि डल्लेवाल जो है 130 दिन से अधिक हो गया, कल उनके बारे में हमने बात की थी, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। पूरी तैयारी यूं चल रहा है जैसे उनको अब गिरफ्तार किया जाएगा, वहां से हटाया जाएगा। उन्होंने डिमांड की है कि वहां पे जहां पे ये लोग टिके हुए हैं वहां पे जितने किसान आ सकते आ जाए, और उनकी जो 5 मांगे हैं जिसमें एमएसपी प्रमुख मांग है और बाकी सब तो है ही है। यह आंदोलन अब एस्केलेट कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। पंजाब जहां तक बंद की बात है, सुबह सुबह मैंने जो टीवी देखा था वह सफल नजर आ रहा है। अभी तो इस समय केवल 12 ही बजा है, लेकिन शाम तक क्या होता वो आएगा। 10 घंटे का आंदोलन है, और यह आंदोलन केवल पंजाब और बिहार तक में क्यों सीमित है, इस पर सवाल मेरा होना चाहिए, लेकिन खैर अभी छोड़ देते हैं। जहां तक ईवीएम की बात है, सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि ठीक है, ईवीएम में हेराफेरी अंदर में खास खास बॉक्सेस में जहां मशीनरी है खास खास जगहों पे हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम को आप हटाएंगे कैसे? बिल्ली के गले में घंटी कौन चूहा बांधेगा ताकि बिल्ली आएगी तो चूहों को पता चल जाए कि मारने आ रहे चूहे सब भाग के अपने बिल में घुस जाए? और क्या ईवीएम के पहले जब बैलेट बॉक्स होता था, चुनाव बड़ा ही तरीके से होता था, इसके बावजूद कि वो शासन क्या नाम था उनका, जो इलेक्शन कमिश्नर पहले बड़ी टीएन शेषन साहब, सेशन साहब बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े जोर जोश लगाया था, कुछ समय लगा था कि बड़ा ही तरीके से हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से ढहा किया। लेकिन क्या ईवीएम ही एकमात्र ऐसा चीज है जो कि चुनाव से की प्रक्रिया को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाएगा? उसके पहले हमने इलेक्शन कमीशन बॉन्ड में देखा कि क्या स्थिति हो रही है और किस तरह से जनता को, जैसे अभी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं जो कि सच्चाई है, यूपी में देखा कि लाखों के वोटर लिस्ट से नाम कट गए, लाखों हजारों को बाहर ही रोक दिया गया, आने नहीं दिया गया, बंदूक लेके पुलिस खड़ा है जो कि वीडियो में आया। बिल्कुल। और चुनाव के दौरान जो हुआ, चुनाव में जो गिनती की जा रही है 5,000, 4,000, 3,000 से कम है, जैसे पाकिस्तान में हुआ, हमारे चंडीगढ़ में हुआ, हमारे गुजरात बिहार से लेके हाल फिलहाल में अभी हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक में हुआ। क्या वो नजर नहीं आ रहा है? और चुनाव के बाद भी यदि मान लेते हैं कि निष्पक्ष हो गया, ये तो सब निकल के एमएलए एमपी जितने हैं भेड़ की तरह भाजपा में जाके अपना गंगा में नहा के पवित्र कर रहे हैं, कुंभ मेला में जा रहे हैं लोग। ठीक है। और क्या कांग्रेस जब थी तो बड़ा ही सुशासन था पूरे देश में। बिल्कुल। तो चुनाव से चुनाव तक की राजनीति जो है साथी वो बदलनी पड़ेगी और व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता ये छात्र और किसान जो सड़कों पर उतरकर इस मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं ये एंटी नेशनलिस्ट हैं? क्योंकि सरकार तो नेशनलिस्ट है। देखिए लद्दाख में जाकर उसने शिवाजी की प्रतिमा लगा दी है चाइना को लाल लाल आंख दिखाने के लिए। शिवाजी की प्रतिमा लगाई उसमें तो खैर मेरा कोई विरोध नहीं है, ठीक है, आपने शिवाजी की प्रतिमा लगाई, लेकिन जिस ढंग से लगाया गया वहां के लोकल लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये सेना द्वार शिवाजी मूर्ति जो मतलब लगाया गया वहां पे, कि उसमें एक तो पर्यावरण की देखभाल नहीं किया, पर्यावरण किस तरह से है अब वहां के लोग देखिए जाना पड़ेगा, और लोकल इश्यूज को इसमें गायब करने की कोशिश की गई है जिसमें सच्चाई नजर आता है। आपने बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा दी, जहां तहां नाम बदल दिए, लेकिन इसका कारण क्या है? क्या वास्तव में तथाकथित रूप से पुराने भारतीय संस्कृति को ला रहे हैं, जिसके अंदर में हर जगह जहां मंदिर मस्जिद है या कुछ और दूसरा है उसके नीचे तहखाने में जाके ढूंढ रहे हैं कि मंदिर है कि नहीं, आपको सपना आ रहा है, ख्वाब आ रहा है? तो वह तो खुलेआम बदमाशी है। हम लोग बिल्कुल देशद्रोही नहीं है, बल्कि जो हमें कर रहा है उससे ज्यादा हम देश प्रेमी हैं, ज्यादा पेट्रियोटिक है। लेकिन हम देशवाद का नारा उठाकर हम असली मुद्दे को दबाना नहीं चाहते, जनता को दबाना नहीं चाहते यदि हम सत्ता में आएंगे, बल्कि ये मुद्दा हमारे लिए गौण हो जाएगा। मुख्य हमारे लिए मुद्दा होगा जनता, यानी वर्किंग क्लास, ना कि देश की बाउंड्री, ना कि देश का किसी भी देश का वगैरह वगैरह जो जिस रूप में प्रतीक में आता है। जी। समुंदर में मुंबई के मूर्ति लगाकर नौसेना पर सवाल उठवा दिया, एफआईआर तक हो गई है, जांच हो रही है। अब आर्मी के जरिए लद्दाख में मूर्ति लगाकर लद्दाख में बवाल करवाया जा रहा है सेना के खिलाफ। क्या ये सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है? ये सवाल मैं इसलिए बड़ा करना चाहता हूं क्योंकि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं आरएसएस वाले, वो ये कह चुके हैं कि हम तो इतने घंटों में पूरी सेना तैयार कर देंगे, सेना तैयार कर देंगे। और कुल मिला के उन्होंने जो आर्म्ड फोर्सेस के साथ किया और जो 4 साल वाला एक तमाशा कर दिया,
वह क्या है, वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जबकि उसके अंदर से भी आवाजें आ रही है। पूरे आर्म्ड फोर्सेस में यदि आप पूछेंगे कुछ जनरल्स को छोड़ के, जो रिटायरमेंट के बाद से जनरल नहीं बने तो जनरल बनना चाहते हैं, या रिटायरमेंट के बाद से वह कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर या राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए ललायित है, वही केवल इसका अग्निपथ स्कीम का सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। बाकी सब तो सोची समझी चाल है। और आरएसएस डंडा भांजने से, और आज की जो आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि एक कमिटेड ट्रेनिंग होती है, कम से कम 3 से 4 साल के बाद से एक सही पका पकाया हुआ एक सैनिक पैदा होता है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड भी उसमें अब आ गया है तो मान लेते हैं उसका। यहाँ तक कि पैरामिलिट्री के लिए भी, जिसके लिए लॉन्ग रेंज के गन्स यानी AK-47 आगे बढ़ा हुआ, और पूरे आर्मी के लिए कहें तो जहां रेडार है वहीं पे आपका यूएवीज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, सबमरीन से, बहुत सारे कुछ चीजें। जी, मैं इसी सवाल को और आगे बढ़ाना चाहता हूं सर, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ जनता को ही सेना के खिलाफ नहीं किया जा रहा है, नौसेना और सेना के खिलाफ, बल्कि आपस में जो हमारी फोर्सेज हैं उनको भी लड़वाया जा रहा है। डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के, बाकायदा पत्र लिख रहे हैं गृह मंत्रालय का और कह रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि बीएसएफ क्या कर रही है, जो बांग्लादेशी यहां पे आ जाते हैं। आपस में आज देखेंगे, मैं ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहूंगा जो आपने प्रश्न उठाया। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही इन लोगों ने जिस तरह से जातीय आधार पे लड़ाइयां लड़वा दी, धार्मिक वो करके वो कर रहे हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्यादा खतरनाक रूप से यह फैल रहा है, और हर एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में, ताकि उसका आगे प्रमोशन हो और उसकी इज्जत बढ़े, और रिटायरमेंट के बाद से शायद एमएलए ना सही तो मुखियाई पत्र के लिए आ जाए। यह अंदर से भी वो आग है कि किस तरह से दिखाएं कि बहुसंख्यक जो है सो वो खतरे में है। बहुसंख्यक खतरे में का जो आवाज लगाता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वह जो है सो कि देश के साथ घात कर रहा है, पूरे जनता के साथ घात कर रहा है। तो यही सब चीज उठ रहा है, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, इस सब का आधार बन रहा है, ताकि मूलभूत समस्याओं को दबाया जा सके, जिसका कोई भी समाधान इस पूंजीवादी प्रजातंत्र में नहीं है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहे हैं बहुत पुराने कुंभ के, कोई नफरत नहीं थी, लेकिन आज कुंभ हो रहा है तो वहां पर होर्डिंग लगा लगा कर, बैनर लगा लगा कर नफरतें फैलाने के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। धर्म का भी लोगों ने हाल बनाकर रख दिया है, और खुद क्या कर रहे हैं, कतर जा रहे हैं। एस जयशंकर, सवाल पैदा होता है कि जब नरेंद्र मोदी कुवैत गए थे तो कतर खुद क्यों नहीं गए? क्या नेतन्याहू का डर लग रहा है, वो ये कहने लग जाए कि मेरे बगल के देश में आए, मेरे पास नहीं आए, मुझे तो वैसे भी प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। प्रोस्टेट कैंसर जहां तक है वो न्यूज में आया है, और बड़े लोग खुश हैं कि सफल हुआ है, ऐसे जैसे कि वह सीधे के सीधे पूरे के पूरे अपने दुश्मनों को सफाया कर दिया है। खैर, उनकी बात छोड़िए। भारत के किसी भी नेता को कहीं से डर नहीं है इजराइल से। कारण इसलिए नहीं कि बहुत बहादुर है, कारण इसलिए कि इनका बहुत ही घना संबंध है, और अमेरिकी जहां भी पूरी की पूरी उनकी साम्राज्यवादी नीति उसके एक हिस्सा है, जिसमें इजराइल आगे है हमसे और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जहां तक कतर जाने की बात है जय शंकर की, मुझे अभी संदेह होता है, हालांकि मैं निश्चित नहीं हूं, इस तरह का नहीं है, कि ये लोग कहीं ना कहीं दूत बन के जा रहे हैं इजराइल का या अमेरिका का, कि भाई आगे किस तरह से समाधान हो चीज, खासकर जो सीरिया में हो रहा है, और इसलिए इनको डर नहीं है, तो बड़ी कूद कूद के जा रहे, खुश होके जा रहे हैं। जी, ये भी आपने सही कहा, लेकिन जब जब दक्षिण पंथ का उभार होता है तब तब उस देश के संविधान पे हमला होता है। भारत में हम देख ही रहे हैं कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान इन लोगों ने बयान दिए थे। अब बांग्लादेश में भी कहा जा रहा है कि भैया 1972 का संविधान फाड़ के फेंक दो। ये संविधान 1972 या 1970 में ही बना था, नहीं 72 में बना, जो भी था, युद्ध के पहले ही बन गया था, 1971 के पहले ही शायद बन गया था। और उस समय जो बना था, ये कहते हैं कि वह मुजीबिस्ट संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बना था। ये लोग 162 सीट लेके आए थे, लोग 160 सीट लेके आए थे बांग्लादेश में। उस समय ईस्ट, जो आपने सही कहा, पूर्वी पाकिस्तान था, 162 में से 160 सीट लेके आए थे, 7 जो महिलाओं का था सब लेके आए थे। तो सही में कहें तो संविधान जो था सो जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया था। गलत सही जो भी हो, यह समाजवाद के लिए नहीं था, मैं मानता हूं, लेकिन उस समय का जो चुनाव था और उसके बाद जो बनाया था, और उसके बाद से इमीडिएटली बाद में इसको वहां का
जो भी शेख मुजीबुर रहमान के साथ पूरे के पूरे उसको जेल में उठा के बंद कर दिया, फिर एक लंबी लड़ाई हुई, भारतीय सैनिक ने उसे मदद की, मुक्ति वाहिनी सेना बना, और उसके बाद से फिर से ये सत्ता वापस है, तब से चल रहा है। अब इनके कहने को उस आधार को खत्म कर दो। शेख मुजीबुर रहमान यानी वो गद्दार था, है ना, पाकिस्तान इनका बड़ा प्रिय हो गया, भारत जो है सो इनके ऊपर अधिकार जमा के इनको बर्बाद करने के लिए दूसरा का संविधान बनवाया। हमारा संविधान के ऊपर जो भी है उस पर हम बातें अभी नहीं करेंगे, वह तो खैर जो भी है बिल्कुल छत विछत है। उस संविधान को ये कहते हैं कि उसको हम दफन करेंगे और नई संविधान बनाएंगे, इसके खिलाफ में जो भी कुछ हो, आवाज हो। एक्चुअली वास्तव में संविधान बनना चाहिए, वो उस तरह के संविधान बनना चाहिए जो कि सोवियत यूनियन में 1936-37 के आसपास से बना था। वास्तव में वह जनता का, वह मजदूर वर्ग का संविधान था। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अच्छी खबरों की भी बात कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 देशों ने एक फैसला लिया है कि जो भी कंपनियां हैं, मोबाइल बनाती हैं, टैबलेट बनाती हैं या और भी जितनी तमाम चीजें बनाती हैं, और सबके चार्जर अलग अलग बनाने को मजबूर करती हैं, लोगों को लेने को मजबूर करती हैं, अब वह ऐसा नहीं कर पाएंगी। क्या ये अच्छा फैसला है? यह फैसला तो अच्छा है, इसमें संदेह नहीं, और पूरे दुनिया के लिए दूसरी तरह से एक मैसेज जाता है। लेकिन उसके पहले ये है, जो आपने सही कहा, फोन हो, टैबलेट हो, कैमरा हो, लैपटॉप हो, जो भी हो, सबका चार्जर एक ही होगा जो नया बनना शुरू होगा। टाइप सी चार्जर कहते हैं, यानी यूएसबी इकलौता होगा। इसका कारण ये कहते हैं कि एक तो इन्वायरमेंट, इतने ढेर सारे चार्जर, कोई मोबाइल है, किसी के पास दो मोबाइल है, साथ में एक लैपटॉप लटका के जा रहा है, और सबका लंबा लंबा होकर के है, एयरपोर्ट पे सबको एक एक निकाल के अलग से करके दो ताकि सिक्योरिटी चार्ज हो। बड़ा ही लफड़ा उसमें, सही में मैं भी उससे परेशान होता। एक तो जूता भी खोलो, बेल्ट भी खोलो, बहुत ही कष्ट वाली बात है। तो इस सब से मुक्ति के लिए, ताकि इन्वायरमेंट के लिए खतरा ना हो, जनता की थोड़ी सुविधाएं भी बढ़े, और विज्ञान इस तरह से और टेक्नोलॉजी इतना पहुंच चुका है कि हम अनावश्यक रूप से डिफरेंट ब्रांड का, डिफरेंट कंपनी का हो, वो ना करें। साथ साथ यह भी होगा कि यदि मैं लैपटॉप खरीदने जाता हूं तो उसका चार्जर को हम कहें भैया नीचे मेरे पास ऑलरेडी है, ताकि मुझे सस्ता भी पड़ेगा। तो यह बिल्कुल है, यह विज्ञान और तकनीकी जब आगे बढ़ता है और जनता की जो मांग बढ़ती है, तो कितना भी आवरण लगा ले देशवाद, धर्मवाद का, उसको कहीं ना कहीं से तोड़ के वह बाहर निकलता है। और इसकी कोशिश होती है कि जनता को दिखाए, जिसमें मैसेज की बात कर रहा था, पूरे दुनिया के जनता के लिए, मेहनत का आवाम के लिए है कि वास्तव में यदि समाजवाद आता है तो अलग अलग खंडित होकर जो हम लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना मतलब के अपने श्रम शक्ति को व्यय कर रहे हैं। इसके साथ साथ देख ले, मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि पूंजीपति वर्ग, उनके चमचे दलाल जितने हैं, चाहे राजनीतिक हो, न्यायालय हो, डीएम एसपीएम जो बन के बैठे पड़े हैं, उन सबको हम नहीं रहने देंगे। हम स्वतः हम खुद अपनी सत्ता चलाएंगे। जी बिल्कुल सही जो आपने आखिरी लाइन कही है, इसी पे जोर देने की जरूरत है। लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, किसान किसान नहीं रहा है, मजदूर मजदूर नहीं रहा है, कोई भाजपा का किसान है, कोई कांग्रेस का मजदूर है या कोई बीजेपी का मजदूर है। ये तमाम चीजें साजिश करके समाज को तोड़ी गई हैं, इस पे गौर करना पड़ेगा। थोड़ा मामला बुलेटिन का लंबा हो जाएगा, कुछ खबरें मुझे लगता है छोड़नी पड़ेंगी, वक्त का भी तकाजा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, 2024 में आखिरी जो महीना हुआ है, इसमें कनाडा और नॉर्वे के अंदर भी विमान हादसे हो गए हैं। लोग अब बोइंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल 6 हुए। एक्चुअली सारे बोइंग पे सवाल तो नहीं उठता है, वैसे उनका 30% उनकी आमदनी घट गई, उनकी खरीद बिक्री घट गई इन घटनाओं के बाद से, इतने एक महीने के अंदर में पूरे, जहां तक वर्ल्ड मार्केट की बात है। यह बोइंग 737 जो पुराना वर्जन है, 737 मैक्स एक है और दूसरा उनका 737-200 या 800 करके आता है, हुआ है। हालांकि इसके पहले भी 2000 में ही करीब कुछ वर्ष पहले 2 विमान और भी 737 के क्रैश हुए थे। तो 737 का जो भी है, वह इनका जो भी डिजाइन है बेसिक, वह 1970 के दशक का है। लेकिन होता क्या है, जहाज में और कार और गाड़ी में अंतर मुख्य रूप से कि जहाज के बहुत सारे पार्ट जो पुराने हो जाते हैं, उनका लाइफ होता है, सबका पार्ट का अलग अलग लाइफ होता है। जैसे मान लेते हैं उसका इंजन का या उसका कार्बोरेटर नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कार्बोरेटर है, या जहां से उसका एयर निकल रहा है, या जो उसका विंग है उसके ऊपर, उस पार्ट को पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं, या उस पार्ट को फिर ओरिजिनल कंपनी भेज देते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास भेज देते हैं, वहां से प्रॉपर रिपेयर करके पूरी लाइफ बना के फिर से देते हैं। लेकिन फिर भी उनका जो भी है वह टेक्नोलॉजी पुराना पड़ चुका है।
अब जैसे दक्षिण कोरिया का हुआ, कहते हैं कि पहले बर्ड हिट हुआ। कल जो हम लोगों ने बातें की थी इसके पहले, तो हमने कहा था कि वह लैंड करने के बाद से, चूंकि बेली लैंडिंग हुआ था, अंडर कैरेज नहीं नीचे आ पाया, लेकिन वह कहते हैं कि इंजन इनटेक में बर्ड घुस गया, उसके कारण आग लगी, उसके कारण हाइड्रोलिक सिस्टम जो भी हुआ फेल हुआ और अंडर कैरेज डाउन नहीं हो सका। तो इतना क्यों फ्रेजाइल है, कमजोर है कि केवल एक घुसने से हो गया? आजकल का जो लेटेस्ट बोइंग है 757 एयरबस जो है, उसमें इसकी व्यवस्था की गई है कि बर्ड हिट होने के बावजूद भी वह सिस्टम नहीं खत्म होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं हम इसको रिप्लेस करें? तो सवाल सही है कि अब केवल फायदे के लिए, मुनाफे के लिए हम अनदेखा कर रहे हैं, जबरदस्ती पुराने चीजों को चलाए जा रहे हैं। चलिए, बात हम कर रहे हैं विमान हादसों की, तो पुतिन ने कल माफी मांग ली थी, फोन भी कर लिया था अजरबैजान के राष्ट्रपति को, लेकिन वो तो फिर भी भड़क रहा है अभी भी। वही कहा उनके राष्ट्रपति अलीव जो है, उन्होंने कहा कि आपने छुपाने की क्यों कोशिश की? मान लिया गलती हुई है, इसमें कोई दंड की बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। हम ये भी मानते हैं कि उसमें टेररिज्म का कोई एंगल हमें भी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इतना जानबूझ के देर क्यों, कि सीधे बताया गया रहता, और इसलिए वो लोग नाराज हैं कि हमसे छुपाया क्यों गया। और उनकी नाराजगी सही है, मैंने भी यह बात कहा था कि पहले बता दिया होता तो कुछ चीजें और होती। जी, उत्तर कोरिया ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा अभी तक के इतिहास में अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं किम जोंग उन। किम जोंग उन और ट्रंप, जब ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति थे तो दोनों का बड़ी गलबहियां हुआ था, बड़े खुश हुए थे, और ट्रंप ने तो यहां तक स्टेटमेंट दिया था कि किम जोंग उनसे वह काफी प्यार में पड़ गए हैं, उनके व्यक्तित्व वगैरह वगैरह में। अरे जो भी हो, प्यार वो दूसरे वाला प्यार तो नहीं हो गया? जो भी हो, लेकिन उनका जो भी था, अंत में समझौता नहीं हो सका। नॉर्थ कोरिया के ऊपर भारी रूप से जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, उसको किसी को भी नहीं उठाया गया। और अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ कोरिया देख रहा है, इनकी पार्टी की जो मीटिंग हुई थी, इन्होंने कहा था कि ना हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हटाया गया। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ बहुत बड़े बड़े युद्ध अभ्यास किए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा, अमेरिका के सब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह आ रहे हैं, तो हमें बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कड़े कदम में एक मिलिट्री को और मजबूत करना है और पावरफुल करना है, और भी अन्य तरह की चीजें हैं कि हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा वगैरह होना पड़ेगा। तो यह तो उनके देश के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी चीज है। जी, इसे आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि वो पहले से ही ट्रंप को धमकी दे रहे हैं, देख ले भाई, पिछली बार तूने कुछ कहा था, अगर इस बार तो कुछ नहीं करता है तो हम ये कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, चलिए, अब अमेरिका चुनाव से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। जिमी कार्टर नहीं रहे, 100 साल से ज्यादा के हो गए, इस दुनिया से चले गए। अमेरिका की इस राष्ट्रपति को लेकर पूरे मीडिया में बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हमारे यहाँ बताया जा रहा है कि हरियाणा में उनके नाम पर एक गांव है, कहीं और कुछ इतिहास बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उस सोच पर उनकी चोट नहीं की जा रही है, सवाल नहीं उठाया जा रहा है, जो जुड़ी हुई है जायनीवाद से। आप क्या कहते हैं? जी हाँ, बाय द वे उनका इसी महीने उनका 100वां वर्षगांठ था, जन्मदिन था, वर्षगांठ में जन्मदिन था, और अंततः चल पड़े 100 वर्ष। यह शुरू करने से पहले बता दूं कि यह भी उसी तरह के राष्ट्रपति थे जो बाकी सब हैं, लेकिन थोड़ा वक्तव्य देने में, काम करने में ज्यादा ओपन थे। जहां तक जायनीवाद के खिलाफ है, उन्होंने उस समय कहा था जब यह राष्ट्रपति थे कि ये यहाँ पे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उस समय जो भी हमास के लीडर थे, जो भी थे, मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्होंने कहा हमास उस वक्त बना नहीं था सर, हमास बना 1998 के आसपास आके, उससे पहले कुछ और चीजें चल रही थी। सुधार के लिए धन्यवाद। जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, अब चुनाव इसके बाद से 2000 के बाद से जब हमास बना, और उसके बाद जब हमास को इजराइल ने कहा कि वह आतंकवादी संगठन है, तब इन्होंने कहा कि नहीं, यह गलत बात है। वह लोग शांति चाहते हैं, वह अपने देश की स्वतंत्रता चाहते हैं, और जो नहीं चाहता है वह है नेतन्याहू, और वह बदमाशी कर रहे हैं। इस वक्तव्य के बाद से इजराइल कभी भी इनके समर्थन में नहीं रहा, और इजराइल हमेशा इनके खिलाफ रहा है। दूसरी बात, जहां तक आपने अपने देश की बात की, तो जब यह चुनाव के बाद भारत में 77-78 में चुनाव के बाद जब इंदिरा गांधी हारी और ये अपनी पत्नी के साथ आए थे, तो इनकी पत्नी के साथ ये लोग हरियाणा के एक गांव में पहुंचे, उसका नाम है दौलतपुर नुसरीहट, नसरियाबाद, जो भी था, नुसरीबाद, है ना। और वहां पे जब लोग आए तो उनके जाने के बाद से इन लोगों ने गांव का नाम रख दिया काटरपुरी। और जब कार्टर को नोबेल पीस प्राइज मिला, तो उसके बाद से इन लोगों ने यहाँ जश्न मनाया, और इनको
और इनको बड़ी याद करते हैं चूंकि इनके नाम पर है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि दक्षिण पंथी या सेंट्रिस्ट होने के बावजूद भी इनमें इतना हिम्मत था कि सही को सही बोल सके। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनमें हिम्मत थी, लेकिन मुझे याद पड़ता है जो मैंने पढ़ा इनके बारे में, आज जो तमाम चीजें चल रही थी उन्हीं में से जो मैंने निकाला वो ये कि ये वो पहले बंदे थे जिन्होंने 12 दिनों तक खुफिया मीटिंग कराई, मिस्र पर दबाव बनाया, और मिस्र पहला वो देश बना जिसने इजराइल को स्वीकार किया। हाँ, इन्होंने किया, इन्होंने दोनों तरफ से काम किया। मैंने पहले ही कहा कि जैसे भी थे सेंट्रिस्ट या दक्षिण पंथी के नेता थे, और वो सारी इनमें खूबियां थी जो एक साम्राज्यवादी नेता को होना चाहिए, उनमें थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, खूबियां कहें या शिकायत कहें। और उसमें जो आपने कहा सही कहा कि इजिप्ट का संबंध इजराइल से बनाने के लिए, इसके लिए इजराइल को जहां तक होना चाहिए, आभार इनके प्रति होना चाहिए, हालांकि नहीं है, क्योंकि ये लोग ये चाहते थे कि हमास को भी, यानी पैलेस्टीन को, हमास से ज्यादा कहें पैलेस्टीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मिले, और इसीलिए इन्हें पीस प्राइज मिला। लेकिन जहां तक हमारी समझ है वह अमेरिकी साम्राज्यवाद का खात्मा ही पूरी दुनिया भर में शांति का आधार बनेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक पूरी दुनिया में शांति स्थापित नहीं होगी। सोचिएगा, अब इन्होंने बड़ा दिन बनाया, क्रिसमस डे बनाया, और यही इजराइल के साथ मिलकर, यूक्रेन के साथ मिलकर पूरी दुनिया में कत्लो गारत करवा रहे हैं, जो कहते हैं कि हम ईसा मसीह के मानने वाले अहिंसा के पुजारी हैं। खैर, अब रुख कर लेते हैं गाजा, सीरिया, ईरान से जुड़ी खबरों का। यहाँ पहला जो अपडेट है बीबीसी के हवाले से, वो अभी तक इजराइल समर्थित क्यों बना हुआ है, उसने इस बात पर जानकारी दी है कुछ। हाँ, जानकारी है कि उनके कुछ भूतपूर्व स्टाफर्स जो उस पर काम करते थे और अभी जो प्रेजेंट भी हैं, उनसे एक न्यूज चैनल ने इनसे एक इंटरव्यू लिया, सबसे करीब 12-13 लोगों से, और इन सब ने बताया कि जो मिडिल ईस्ट का देखता है, जो उसका चीफ एडिटर है, वह कहीं ना कहीं से प्रो इजरायली है। और दिनों बाद पता चला, हाँ, अभी सामने आया है, और कहता है कि केवल यही नहीं, पूरे बीबीसी का जो कल्चर है उसके एक हिस्सा है, यानी केवल इजराइल मसला पे नहीं, पूरी दुनिया भर में। और यह कहते हैं कि इसलिए जितना भी मतलब न्यूज आता है, इसको कहीं ना कहीं से ये कमजोर बना देते हैं या उसके रिपोर्टिंग में गड़बड़ करते हुए। उदाहरण देते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जब आया था, जिसमें हमने भी शायद कभी चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि जेनोसाइड अटैक चल रहा है, जेनोसाइडल काम चल रहा है, जनसंहार चल रहा है इजराइल के द्वारा, और उसका जो है तो इन्होंने कह दिया कि फैब्रिकेटेड न्यूज है। बीबीसी ने कह दिया कि वह सही तथ्यों पर आधारित नहीं है उस जेनोसाइड के खबर को, और उसको 12 घंटे के बाद कोने में दिखाया ताकि जनता के पास ज्यादा ना पहुंचे। यह तो खुलेआम बदमाशी थी। जी चलिए, अभी अच्छा दूसरी खबर का बताइए। यूएनएससी में मीटिंग हो रही है हूती और इजराइल के मसले को लेकर, तो क्या इजराइल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या हूतियों पे नई पाबंदियां लगाई जाएंगी? क्या वहां से कोई प्रस्ताव करा के इराक की तरह यमन पर बड़ा हमला करेगा अमेरिका? हम लोगों ने हूतीस पर काफी बात की है। वो जितने स्वतंत्र हैं उतने कुछ मतलब कहीं न कहीं से ईरान, रूस और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया पर भी आश्रित हैं आर्म्स एम्युनिशंस और अपने भोजन वगैरह के लिए। अब जहां तक सब कुछ हो चुका है, बाइडेन की पूरी कोशिश है कि जाने से पहले जो भी वो कर सकते करें, उतना दिमाग में उसके है। उदाहरण के लिए अभी एक आज न्यूज में आया है जो कि हर जगह भी नहीं फैला है। जेलेंस्की ने कहा कल, यानी आज नहीं कल में, एक बड़ा अनाउंस होगा जिसमें बाइडेन करेंगे यूक्रेन के पक्ष में। क्या होगा मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूं, शायद बहुत आर्म्स एम्युनिशन दे या नेटो में लाने की बात करे, यूरोपियन यूनियन में लाकर जो करे। तो यहां पर यमन के उस हिस्से में जहां पर कि हूतीस का कंट्रोल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आना चाहते हैं, ताकि आगे भविष्य में यदि इजराइल अटैक करता है या अमेरिका, यूके, ये दोनों बार बार अटैक करते रहते, उसको कहीं ना कहीं से लीगैलिटी मिल सके। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं, लीगैलिटी मिले ना मिले तो हमेशा कर ही रहे। तो यह इनकी एक डिप्लोमेटिक कोशिश है, पॉलिटिकल कोशिश है कि इस चीज को आधार दे, और यमन में सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर, इजराइल तो है ही इनके पास में, उसको भी बर्बाद करें। जी, मैं इसी सवाल को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं सर। हिजबुल्लाह से जब जंग चल रही थी तब यूएनएससी में नहीं गए इजराइल और हिजबुल्लाह के मामले को लेकर। जब क्या नाम है, सीरिया में तख्ता पलट हुआ और या सीरिया इराक से तमाम जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर कभी नहीं पहुंचे। अब सीधे यमन को लेकर ही क्यों पहुंचे हैं? क्या यमन को ये रोक नहीं पा रहे हैं, हूतियों को रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए चाहते हैं यूएनएससी से उसको रोका जाए? ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज आपने बोला। यमन को वास्तव में ना रोक पा रहे हैं,
कारण ये नहीं कि यमन के पास बहुत सारे टैंक्स हैं या सबमेरिन्स हैं या इस तरह के हाई एक्सप्लोसिव म्यूनिशंस बॉम्ब्स हैं जिसको किसी न किसी तरह से लॉन्च करें, लेकिन उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है। सबसे बड़ा चीज वह है। यह बैलिस्टिक मिसाइल क्यों है उनके पास, कहां से है, यह प्रश्न बाद में कभी, लेकिन उसमें नॉर्थ कोरिया का हाथ जरूर है। रशिया कितना दे रहा है मुझे नहीं पता। और यह लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि मतलब जो आकाश से जो वार करते हैं, काफी हाई जाके जाते हैं। स्टार वॉर जिसको कहते हैं की शुरुआत है। एक ऐसा को इन्होंने इंटरसेप्ट किया इजराइल ने काफी पहले, और एक अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले किया। थर्ड मिसाइल जो अमेरिका से नया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल का दाम मान लीजिए कि 1 मिलियन है, तो एक थर्ड जो मिसाइल मारता है उसको लगा के वो 100 मिलियन है। कितना खर्च एक्स्ट्रा पड़ रहा है इजराइल और अमेरिका पर। इनकी बत्ती बंद है, और मतलब गुल बंद है, जो भी कहें। और इसके कारण इनकी मजबूरी है कि इसको हर तरह से ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तो है ही है, मिलिटरली। जी नहीं, यहाँ पे रूस की भूमिका काफी अहम हो जाएगी सर। उसके पैर सीरिया से उखड़ चुके हैं, और अगर वो सपोर्ट दे रहा है और हुतियों के खिलाफ यूएनएससी से कोई प्रस्ताव पास हो जाता है तो लोग सवाल उठाएंगे रूस पर। तो क्या रूस को आज वीटो इस्तेमाल करना चाहिए? रूस करेगा, करना चाहिए नहीं, करेगा इस तरह से। लेकिन जो पहले इसने कहा रूस करे ना करे, महत्वपूर्ण यह है कि मिडिल ईस्ट से रूस का पैर उखड़ रहा है। अफ्रीका में जमा कोई संदेह नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट से उखड़ रहा है। और इसके कारण उसकी पूरी कोशिश होगी, उसकी खुफिया तंत्र, उसकी मिलिट्री, जो भी उसकी सीरिया में बचे हुए फौजीज हैं। हालांकि कल उन लोगों ने काफी भारी मात्रा में राहत सामग्री जाकर दी है कई सेंटर पे सीरिया में। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ जो भी कुछ कोशिश हो रहा है, अमेरिका ने डायरेक्ट और यूरोपियन यूनियन ने सीधे के सीधे वहां के सीरिया के नए शासकों से कहा है कि रूसी सैनिकों को हटाइए वहां से। तो रूस पूरी कोशिश करेगा कि यमन उनके हाथ से ना निकले। और वो किस हद तक है, रूसी सैनिक यदि वहां से उठ के दूसरे देशों में जा रहे हैं, वापस अपने देश में चले जाएं, तो यहां क्यों नहीं आएंगे, यह एक सवाल पैदा हो सकता है। और देखने की बात है कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती है। जी बिल्कुल सही जो आपने कहा कि देखने वाली बात होगी कि चीजें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि यहां ईरान की इज्जत ही दांव पर नहीं लगी हुई है, यहां पर रूस की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है कूटनीतिक तौर पर। बहुत शुक्रिया, बहुत बारीक से आप तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।